हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक वीडियो में जो है ए एल टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उनकी बायोग्राफी हमने पढ़ी थी। आज हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसमें जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। आज हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो उनका वर्क है, पोएम बाय टू ब्रदर्स। पोएम बाय टू ब्रदर्स ये पब्लिश हुआ था 1827 में। उनका फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम ये कहा जाता है। एक्चुअली इसका नाम तो है पोएम बाय टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाइयों के द्वारा लिखी गई पोएम, लेकिन इसमें जो है तीन भाइयों के द्वारा लिखी गई पोएम थी। और वो तीन भाई थे एल्फ्रेड, यानी कि हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, चार्ल्स और फ्रेडरिक। उनके जो दो भाई थे चार्ल्स और फ्रेडरिक, ये दोनों भी पोइट ही थे। आपको जब ये मतलब जब ये पोएम्स पढ़ी जाती है तो हमें पता चलता है कि इस पोएम पर जो है, इन कविताओं पर स्कॉट, मूरे और लॉर्ड बायरन, इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और इस कलेक्शन की जो चीफ पोएम्स थी वो है ऑन सब्लिमिटी, मिडनाइट। ये जो है इस कलेक्शन की मेन पोएम है, चीफ पोएम्स ही इस कलेक्शन की रही हैं। सेकंड, उनका एक वर्क टिम्बकटू, जिनके लिए उन्हें काफ़ी फेमस भी वो हुए थे और उन्हें मेडल भी मिला था, टिम्बकटू एंड अदर पोएम्स। ये पब्लिश हुई थी 1829 में और ये रिटन एट कैम्ब्रिज। वो जब कैम्ब्रिज में थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और इस वर्क के लिए उन्हें चांसलर्स का गोल्ड मेडल भी मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ये जो पोएम है ये एक अफ्रीका की लीजेंडरी सिटी के बारे में है। और ये जो है एक पोएम है आर्मैगेडन, जो कि उन्होंने 15 साल की एज में लिखी थी, तो उसी का एनलार्ज्ड फॉर्म टिम्बकटू है। और अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें इस पोएम की, तो वो द मर्डर ऑफ एजी लैंग है इन 1826। 1826 में जो मर्डर हुआ था एजी लैंग का, तो उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। द लेडी ऑफ शैलोट ये एक रोमांटिक बैलेड है, एक नैरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज़ अबाउट द ट्रेजिक लव ऑफ एलेन। एलेन के ट्रेजिक लव के बारे में हमें ये पोएम बताती है। और जो इसमें शैलोट है, द लेडी ऑफ शैलोट, तो ये शैलोट जो है ना, ये एक आइलैंड है। आइलैंड का नाम शैलोट है जहाँ पर कि एलेन रहती है। पोएम जो है वो सिम्बलिक है। और टेनिसन ने इस पोएम के 2 वर्जन लिखे थे। और जो पहला वर्जन था इस पोएम का, वन वर्जन इज पब्लिश्ड इन 1833 विथ 20 स्टेंजास। पहला जो वर्जन था वो पब्लिश हुआ था 1833 में, 1833 में, जिसमें 20 स्टेंजा थे। और जो इसका दूसरा वर्जन था वो 1842, 1842 में पब्लिश हुआ था विद 19 स्टेंजास, और उसमें जो है 19 स्टेंजा थे। पहले वर्जन में 20 स्टेंजा और सेकंड वर्जन में 19 स्टेंजा। ये इंस्पायर्ड है 13th सेंचुरी शॉर्ट प्रोज पीस डैमा डी स्कोलेटा से। डोमा डी स्कोलेटा से ये इंस्पायर है पोयम। नेक्स्ट, द लोटस ईटर। द लोटस ईटर्स भी उनकी बहुत फेमस जो पोयम है, ये 1832 में पब्लिश्ड हुई थी। लेकिन ये 1842 में इस रिवाइज्ड फॉर्म, मतलब पहले तो ये 1832 में आई, लेकिन फिर जो 1842 का वॉल्यूम था उसमें ये अपने रिवाइज्ड फॉर्म में इंक्लूड थी। ये बेस है होमर के एपिक ओडिसी के ऊपर। ये एक लिरिकल मोनोलॉग है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विद हिज फ्रेंड ऑर्थर हैलम। और ये जो पोएम है ये इस लिखने के लिए वो इंस्पायर हुए थे जब वो ट्रिप पर गए थे स्पेन में अपने मित्र ऑर्थर हैलम के साथ। उनके मित्र थे ऑर्थर हैलम, जिनसे कि उनकी बहन की एंगेजमेंट भी हो गई थी, बट ऑर्थर हैलम बहुत जल्दी जो है ऑर्थर हैलम की डेथ हो गई थी। तो उनके साथ वो स्पेन की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर जो है उन्होंने इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन उन्हें वहाँ से मिली थी। इट इंक्लूड ए कोरिक सॉन्ग, इसमें एक कोरिक सॉन्ग भी है। द पोएम डिस्क्राइब्ड ए ग्रुप ऑफ मैरिनर्स हु अपॉन ईटिंग द लोटस आर पुट इनटू एन एल्टर्ड स्टेट। एक मैरिनर्स के ग्रुप के ये जो है पोएम डिस्क्राइब करती है जो कि लोटस खाते हैं, और लोटस खाने की वजह से उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और उन्हें जो है एक अलग ही स्टेट में रखा गया है, एल्टर्ड स्टेट में उनको रखा गया है, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है वहाँ से उनको आइसोलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है टाइथोनस। ये जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 1833 में ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी, ओरिजिनली रिटन इन 1833
and Tython and completed in 1851 in 1859। 1833 में जो है ये ओरिजिनली लिखी गई थी और ये कंप्लीट हुई थी 1859 में। ये स्टोरी है टाइथोनस की एड्रेसिंग हिज कंसर्ट, जो कि अपनी कंसोर्ट ईओस को एड्रेस करता है। ईओस जो कि द गॉडेस ऑफ डॉन है। और इस पोएम में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइथोन्स है जो वो ईओस से एक वरदान मांगता है, वो गिफ्ट मांगता है इमोर्टैलिटी का, यानी कि वो अमर होने का उसे उपहार मांगता है, अमर होने का उनसे वरदान मांगता है। और ईओस जो है उसको वो ग्रांट भी कर देती है, वो उसको अमर कर देती है। लेकिन टाइथोनस जब भूल जाता है कि उसने इमोर्टैलिटी तो मांग ली, लेकिन एटर्नल यूथ तो उसने मांगी ही नहीं, क्योंकि अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है उसका शरीर भी वो बूढ़ा होता जा रहा है। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और एज जो है उस पर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल है तो वो मर नहीं सकता। और अब जो है वो बिल्कुल मतलब हेल्पलेस हो गया है और वो उसे हमेशा अब जीना ही होगा, वो मर नहीं सकता और वो बस बूढ़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कहता है कि रिलीज़ मी एंड रिस्टोर मी ऑन द ग्राउंड, कि मुझे रिलीज़ कर दो और ग्राउंड पर फिर मुझे रिस्टोर करो। यानी कि अब वो मरना चाहता है वो, लेकिन उसे इमोर्टैलिटी का जो है वरदान मिला हुआ है, तो वो मर भी नहीं सकता। और क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो ओल्ड होता जा रहा है, तो वो जी भी नहीं सकता। नेक्स्ट पोएम उनकी द प्रिंसेस, ये पब्लिश हुई थी 1847 में। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है और ये स्टोरी एक प्रिंसेस की है। इस पोएम में आपको एक प्रोलॉग और एक कंक्लूज़न भी देखने को मिलेगा। इस पोएम में एक प्रोलॉग है और एक कंक्लूज़न है। तो यहाँ पे जो है आपको एक प्रोलॉग और कंक्लूज़न देखने को मिलेगा। द पोइट कंसिडर्स द पोएम एज मेडले एज इट इज़ मिक्सचर ऑफ द सीरियस एंड द कॉमिक। तो पोइट जो है इसको मेडले बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है सीरियसनेस भी है और कॉमिकनेस भी है। इसमें जो है कॉमेडी भी है और सीरियसनेस भी है। तो ये कॉमेडी और सीरियसनेस का एक मिक्सचर है। द मेडवेल एंड मॉडर्न, इसमें आपको मेडवेल भी देखने को मिलेगा और मॉडर्निटी भी देखने को मिलेगी। ऑफ रियलिज्म की एंड रोमांस एंड फैंटेसी, और रोमांस और फैंटेसी भी देखने को मिलेगी। इट इज़ अबाउट वुमेंस राइट एंड एजुकेशन। ये जो पोएम है ये हमें वुमेंस के राइट के बारे में बताती है, जो लेडी होती है, जो औरत होती है, उसके अधिकार के बारे में और उसकी एजुकेशन के बारे में बताती है। इम्पोर्टेंट लाइन है द वुमन इज़ सो हार्ड अपॉन वुमेन, कि जो वुमेन है वही वुमेन के ऊपर बहुत हार्ड है। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमन फॉर द हार्थ, मैन जो है वो खेतों के लिए बने हैं, खेतों में काम करने के लिए बने हैं, और जो औरतें हैं वो चूल्हों पर काम करने के लिए बनी हैं। मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल शी, मैन जो है उसके हाथ में तलवार अच्छी लगती है, वो तलवार के लिए बने हैं, और औरतें जो है वो सुई के लिए बनी हैं। यानी कि आदमियों को जो है तलवार से काम करना है, लेकिन औरतों को सुई से काम करना है। मैन विद द हेड एंड वुमन विद द हार्ट, मैन में जो है हेड है, दिमाग है, माइंड है, लेकिन औरतों में दिल है। मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, मैन जो है वो कमांड देने के लिए बने हैं, उन्हें सिर्फ आदेश देना है, और औरतों को उन आदेश का पालन करना है। ऑल एल्स कन्फ्यूजन, इसके अलावा सब कुछ कन्फ्यूज़ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन इस पोएम की है। टीयर्स आइडल टीयर्स इज टेनिसन्स लिरिक विच इज इंक्लूडेड इन द प्रिंसेस कैंटो 4, इट इज़ राइमलेस। द प्रिंसेस का जो कैंटो 4 है उसमें टीयर्स आइडल टीयर्स का नाम का जो है एक टेनिसन का लिरिक मिलेगा जो कि राइमलेस है। नेक्स्ट उनका पोएम है इन मेमोरियम, 1850 में ये आया था। ये उनका सबसे ग्रेट वर्क हम कह सकते हैं, क्योंकि ये उस वक्त जो विक्टोरिया जो रानी थी, क्वीन थी, उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये उन्होंने जो है 1849 में कंप्लीट किया था और 1850 में ये पब्लिश्ड हुआ था। इस वर्क को कंप्लीट होने में 17 साल लगे थे। ये जो वर्क उन्होंने लिखा था इन मेमोरियम, ये उन्होंने ऑर्थर हेनरी हॉलम के ऊपर लिखा था। ऑर्थर हेनरी हॉलम जो कि उनके फ्रेंड थे, जो कि 1833 में जिनकी डेथ हो गई थी वियना में। तो उसके बाद उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया था और लगभग उन्होंने 17 साल जो है इस पोएम को लिखने के लिए थे। ये एक पेस्टोरल एलेजी है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द वे ऑफ द सोल। जो ओरिजिनल टाइटल है इस पोएम का वो है द वे ऑफ सोल, द वे ऑफ द सोल।
द मीटर ऑफ द पोएम इज़ आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर में ये पोएम लिखी गई है। इसमें 133 कैंटोज है और इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग भी है। प्रोलॉग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और एपिलॉग भी। ये रिटन है इन द स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA। 4 लाइन के स्टेंजास है इसमें और जिनकी राइमिंग स्कीम है ABBA। और ये जो पोएम थी ये फेवरेट हो गई थी क्वीन विक्टोरिया की। क्वीन विक्टोरिया ने इसे कहा था कि नेक्स्ट टू बाइबल, की बाइबल के बाद इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। अगर कोई मुझे आराम देता है तो वो इन मेमोरियम है। बाइबल के बाद अगर मुझे किसी चीज़ को पढ़ने से आराम मिलता है, मानसिक जो है मुझे शांति मिलती है, तो वो इन मेमोरियम है। इम्पोर्टेंट लाइन इस पोएम की, दिस इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। कि कभी भी अगर आपने प्यार नहीं किया है तो उससे तो बेटर है कि आप प्यार करें और उसे खो दें। यानी कि प्यार करना और खो देना बेटर है बिना प्यार किए से। आई सम टाइम होल्ड इट हाफ ए सिन टू पुट इन वर्ड्स द ग्रीफ आई फील। आई सम टाइम होल्ड इट हाफ ए सिन। मुझे कभी कभी जो है, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि मैंने जो है कुछ पाप कर रहा हूँ। हाफ ए सिन, उस दुख को व्यक्त करने के लिए जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ, उस दुख को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए। नेचर रेड इन टूथ एंड क्लो। नेचर जो है रेड है इन टूथ एंड क्लो, अपने टूथ और क्लो से। यानी कि नेचर के जो पंजे हैं और नेचर के जो दांत है वो रेड है। ही सीम सो नियर एंड येट सो फार। वो मुझे कितना अपने पास दिखाई देता है लेकिन फिर भी कितना दूर है। द टाइम ड्रॉज नियर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, द मून इज़ हिट एंड द नाइट इज़ स्टिल। टाइम जो है वो क्राइस्ट के बर्थ के पास आ गया है। क्राइस्ट के जो है जीसस का जब जन्म हुआ था, और जो चंद्रमा है वो हाइड हो गया है, वो छिप गया है और रात आ गई है। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, वाइल्ड बेल्स तुम बच जाओ इस वाइल्ड स्काई के अंदर। द फ्लाइंग क्लाउड द फोर स्ट्राई लाइट। वो जो फ्लाइंग क्लाउड है वो उसको बोलते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो फ्लाइंग कर रहे हैं और लाइट जल रही है। द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट। और इस रात में जो है 1 साल मर रहा है। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। वाइल्ड बेल्स तुम बजो और उसको मरने दो, उसको जाने दो। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। क्योंकि जो लोग हैं वो आएंगे वो जाएंगे लेकिन मैं हमेशा चलता रहूँगा, बट आई गो ऑन फॉर एवर। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर। नॉलेज को जो है पढ़ने दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी इस पोएम की। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड ये एक नैरेटिव पोएम है। ये पब्लिश हुई थी 1854 में एग्जामिनर में। इस पोएम में 6 स्टेंजा है और ये हमें बेलक्लावा और क्रीमियन, जो क्रीमियन वार था, क्रीमियन वार में जो बेलाक्लावा का जो बैटल हुआ था उसके बारे में हमें बताती है। और इम्पोर्टेंट लाइन है, देयर्स नो टू मेक रिप्लाई, देयर्स नो टू रीज़न वाई, देयर्स बट टू डू और डाई। यूलाइसिस। यूलाइसिस भी पोएम उनकी बहुत ही अच्छी पोएम है। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई है। LT ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूलाइसिस पोएम। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्लैंक वर्स में और ये बेस्ड है डांटेस के इन्फर्नो के ऊपर। कैंटो 26, कैंटो 26 का जो डांटेस का जो इन्फर्नो है उसके कैंटो 26 पर ये बेस्ड है। 1833 में लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। 1833 में उन्होंने ये लिखी थी, 1842 में ये पब्लिश हुई थी। T.S. इलियट ने इसे परफेक्ट पोएम बोला था। यूलाइसिस एक ग्रेट हीरो थे जो कि ट्रोजन वार में लड़ने के लिए गए थे और वो 10 साल तक अपनी कंट्री से बाहर रहे थे। इस पोएम में उनके बेटे का भी जिक्र है। उनके बेटे का नाम टेलेमेकस था और पेनेलोप उनकी वाइफ थी। थीम जो है इस पोएम की वो है फिलॉसफी ऑफ एक्शन एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज। यूलाइसिस जब लड़ाई से अपने घर वापस आ जाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन अपने राज्य में वापस आने पर उनका मन नहीं लगता क्योंकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आइडल बैठा हुआ हूँ। तो उनका मन वहाँ पर नहीं लगता। वो फिर से जो है यात्रा पर जाना चाहते हैं, वो कुछ नया खोजना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपने बेटे को अपना राज्य देकर कहीं पर बस निकल जाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। इम्पोर्टेंट लाइन, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। मतलब कि मैं जो हूँ स्ट्राइव
कर सकता हूँ, टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कि मैं झुक नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं स्ट्राइव भी हो सकता हूँ, मैं ढूंढ भी सकता हूँ नई नई चीज़ें, और मुझे जो है नई नई चीज़ों को ढूंढना है, फाइंड करना है, लेकिन मुझे झुकना नहीं है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यात्रा करनी है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट मोड 1855 में ये पोएम आई थी। ये एक मोनोड्रामा है जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था। ए पोएम इन 3 पार्ट्स। ए पोएम इन 3 पार्ट्स, ये पोएम 3 पार्ट्स में है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय चार्लोट रोज़ा बेरिंग। ये इंस्पायर्ड थी चार्लोट रोज़ा बेरिंग से। और ये जब पोएम स्टार्ट होती है तो इसके सबसे फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ आई हेट। और इम्पोर्टेंट लाइन इस पोएम की, द चर्च हैव किल्ड देयर क्राइस्ट, कि चर्च ने जो है अपने क्राइस्ट को मार दिया है। नेक्स्ट मोटे द ऑथर, ये पोएम जो है ये उनकी इंक्लूड है द आइडल्स ऑफ द किंग में। द आइडल ऑफ द किंग में जो है ये इंक्लूड है, और ये डील्स करती है विद द लीजेंड ऑफ किंग ऑर्थर किंग, जो राजा हैं ऑर्थर राजा, तो उनके ऊपर जो है ये डील करती है। टेनिसन ने जो है इसको लिखने के लिए 40 साल लिए थे। आइडल्स ऑफ किंग को लिखने के लिए, टेनिसन ने 40 साल लिए थे, और उसी में जो है मोटे दी ऑथर नाम की भी एक पोएम पब्लिश्ड है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ये इस पोएम की इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ओल्ड है वो चेंज होता है, जो मतलब पुरानी चीज़ें जो है चेंज होती है ताकि नई चीज़ें उनकी जगह पर ले सके। आइडल्स ऑफ द किंग एक सीरीज है जिसमें 12 पोएम्स हैं किंग ऑर्थर के बारे में, और उसी में से एक पोएम है मोटे दी ऑथर। ब्रेक 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 नेक्स्ट पोएम उनकी, ये भी बहुत अच्छी पोएम है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये एक लिरिक है जो कि ऑर्थर हालम की डेथ पर ही लिखा गया है। 1833 में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ऑर्थर हालम की डेथ 1833 में हुई थी, और उन्होंने ये पोएम 1834 में लिखी थी, और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। ये छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी पोएम ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है ये भी। क्रॉसिंग द बार, ये भी एक शॉर्ट लिरिक है, और ये पब्लिश्ड 1889 में हुआ था, और ये टेनिसन का स्वान सॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि ये जो है उनकी लास्ट पोएम थी। सर गैलेहेड एक लिरिक है जो कि 1842 में पब्लिश हुआ था, और टेनिसन ने एक और पोएम लिखी है, द डिफेंसिव ऑफ लखनऊ। एक द कप इज़ ए ड्रामा, ये टेनिसन की एक ट्रेजेडी है। इसके अलावा एक और बड़ी पोएम उनकी इनोक आर्डन, ये एक नैरेटिव पोएम है। ये एक फिशरमैन की स्टोरी बताती है जो कि मतलब वापस लौटता है एक लंबे समय के बाद, एक लंबी अनुपस्थिति के बाद, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो हैप्पीली मैरिड है टू अनदर मैन, यानी कि उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब एक फिशरमैन होता है जो शायद किसी वजह से, किसी रीज़न से जो है अपने घर से दूर हो गया था, और हो सकता है उसकी जो फैमिली थी उन्होंने लगा होगा कि वो नहीं अब ज़िंदा है, तो उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन वो वापस लौट कर आता है, और जब देखता है अपनी वाइफ को कि वो हैप्पी है, खुश है वो, तो वो फिर डिसाइड करता है कि अब वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। टेनिसन ने एक वर्स प्ले भी लिखा था, द डेविल एंड द लेडी, ये एक 3 एक्ट में था। तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे।